हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, कि जो रियल गैस है, नहीं, कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, और हमने रियल गैस को इंट्रोड्यूस किया था। जो रियल गैस होती है हमारे पास वो होती है P प्लस ए बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। और n मोल ऑफ गैस के लिए जो रियल गैस इक्वेशन होगी P प्लस ए बाई वी स्क्र इंटू एन स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये होती है रियल गैस फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। डेविएशन हमने पढ़ा था कि डेविएशन क्यों आता है, और हमने पढ़ा था कि जो आइडियल गैस है, जो रियल गैस है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर अलग अलग कंडीशंस हमने अप्लाई की थी, प्रेशर को हाई कर दिया था, टेम्परेचर को लो कर दिया था, ठीक है, और प्रूव किया था कि तब जो डेविएशन किस तरह से आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मींस गैस को लिक्विफाई करना। हाँ जी, मेरे पास कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, जब जो ये गैसियस मॉलिक्यूल है इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और जब मैं इनकी डिस्टेंस को कम कर देता हूं तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी को शो करने लग जाते हैं, जिसमें जो पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होती है, मीडियम होती है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ज्यादा करके, ठीक है, कि मॉलिक्यूल आपस में क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ज्यादा कर सकते हैं अगर मैं प्रेशर को ज्यादा कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं तो जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की, वो ज्यादा कर सकता हूं, उसको बढ़ा सकता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनकी कूलिंग कर देता हूं, अगर मैंने कूलिंग कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है और वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ए गैस कैन बी लिक्विफाई, ए गैस कैन बी लिक्विफाई ओनली बाय कूलिंग, a gas can be liquefied only by cooling or by applying pressure on it, applying pressure on it। या तो मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करूं या फिर उसको कूल कर दूं, ठीक है, तभी कोई भी गैस क्या हो सकती है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर? हाँ जी, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी गैस है उसको लिक्विफाई करने के लिए हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि जो उसकी मूवमेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, ठीक है।
तो कोई भी गैस है उसके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जैसे CO2 के पास है 30.98 डिग्री सेल्सियस। कोई भी गैस होगी उसके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर से ऊपर अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया या रख दिया उस गैस का, तो मैं कितना भी प्रेशर लगा लूं उसको मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि अगर मैंने उससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया उस गैस का, तो चाहे मैं कितना भी प्रेशर लगा लूं उसको लिक्विफाई नहीं कर सकता। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसको मैं क्या बोलता हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? और अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो ये होगा द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा द टेम्परेचर अबव विच, वो टेम्परेचर जिसके बाद ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा a temperature above which the gas cannot be liquefied. The gas cannot be liquefied. However, high pressure may be applied. However, high pressure may be applied. मीन्स वो क्या बोलता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, चाहे मैं उस पर हाई प्रेशर भी अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो भी वो लिक्विफाई नहीं होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे CO2 गैस है, CO2 गैस है, अगर मैंने टेम्परेचर रखा 30.98 डिग्री सेल्सियस से कम, तो मैं इसको लिक्विफाई कर सकता हूं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर दिया टेम्परेचर तो उसको मैं लिक्विफाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और जो प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होती है इस टेम्परेचर पर, जितने प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। तो मैं लिख सकता हूं द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। जितनी प्रेशर हमें जरूरत होता है उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, और CO2 गैस के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर होता है 73.9 एटमॉस्फेरिक होता है, 73.9 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एंड द वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसकी जितनी वॉल्यूम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। जैसे CO2 की जो क्रिटिकल वॉल्यूम होती है 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होती है। ठीक है, या बोल सकता हूं द वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं कि जो क्रिटिकल जो फिनोमिना है वो एक पीक पॉइंट होता है, जिसके ऊपर जाओगे तो लिक्विफाई नहीं हो सकता, और जिसके नीचे रहेगा टेम्परेचर तो उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमिना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑन क्रिटिकल फिनोमिना। सबसे पहले एंड्रयूज ने स्टडी किया था क्रिटिकल फिनोमिना।
एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट फॉर क्रिटिकल फिनोमिना। एंड्रयूज ने 1861 में सबसे पहले स्टडी किया था क्रिटिकल फिनोमिना को, और उसने इसको स्टडी करने के लिए CO2 गैस को लिया था, अंडर प्रोसेस लिया था CO2 गैस को, ठीक है। एंड्रयूज ने क्या किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया था। हाँ जी, उसने CO2 गैस लिया और उसका टेम्परेचर रखा 13.1 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर रखा है 13.1 डिग्री सेल्सियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे उसने देखा कि जो CO2 गैस है ए पॉइंट पर या 13.1 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैसियस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगी, वॉल्यूम डिक्रीज हुई A टू B, जहां पर ये गैसेस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। उसके बाद B पॉइंट पर और प्रेशर इसने अप्लाई किया, अगर और ज्यादा इसने प्रेशर अप्लाई किया या प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम बहुत जल्दी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब यहां से जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है वो स्टार्ट हो गया, ये गैस जो CO2 गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। और क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम गैसियस वॉल्यूम से कम होती है तो इसलिए बहुत जल्दी या रेडली डिक्रीज हो गई थी इसकी वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद जो B टू C हॉरिजॉन्टल एरिया आया है 13.1 डिग्री सेल्सियस पर, वो शो करता है कि B टू C पॉइंट पर जो CO2 गैस है 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विफाई हुई है, या फिर एरिया ऑफ लिक्विफिकेशन शो करता है, ठीक है। फिर वो बोलता है जब प्रेशर और बढ़ाया इसने, जब इसने C पॉइंट आने के बाद प्रेशर और इंक्रीज किया तो वॉल्यूम पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वॉल्यूम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और स्टीपली इंक्रीज हो गई, एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने बोला अगर टेम्परेचर CO2 का इंक्रीज कर दिया, CO2 का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट को मैं D बोलूंगा। 21.5 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विफिकेशन या फिर जो हॉरिजॉन्टल एरिया था वो कम हो गया, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया E टू F, और उसके बाद जो एरिया था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर मूव करने लग जाएंगे, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। और जो ईएज ऑफ लिक्विफिकेशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल एरिया है F टू G वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा देन B टू C, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
नेक्स्ट उसमें टेम्परेचर ले लिया और इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, एट टेम्परेचर 30.9 डिग्री सेल्सियस, 30.9 डिग्री सेल्सियस। तो उसने देखा 30.9 डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विफिकेशन एरिया है या जो CO2 गैस लिक्विफाई हुई है वो सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में लिक्विफाई हुई है, ठीक है। मतलब उसका जो लिक्विफिकेशन एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। एट 21.5 डिग्री सेल्सियस पे था ये। जो लिक्विफिकेशन एरिया है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, या फिर जो हॉरिजॉन्टल एरिया एक पॉइंट की फॉर्म में आ गया एट 30.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं इसको शो कर सकता हूं इस फॉर्म में, जो लिक्विफिकेशन एरिया है इस फॉर्म में मैं इसको शो कर सकता हूं। क्लियर? जो ये एरिया है ये सारा शो करता है कि जो गैसियस है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज किया 31 पॉइंट एट टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जो CO2 है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट, CO2 लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बना, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर की इससे अगर ऊपर जाएंगे तो कोई भी गैस लिक्विफाई या CO2 गैस लिक्विफाई होना बंद हो जाएगी, ठीक है। CO2 गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम 30.9 डिग्री सेल्सियस को क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आया है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम आई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आई है उसको हम बोल देंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले एंड्रयूज ने CO2 गैस के लिए क्रिटिकल फिनोमिना को स्टडी किया था, क्रिटिकल टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस किया था, क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बताया था, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में बताया था। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पता चलता है हमें क्रिटिकल टेम्परेचर से? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ जी, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर से हमें इंटर न्यूक्लियर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता चलता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर measures the strength of the intermolecular force of attraction, measures the strength of the intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction between the molecule या in the molecule, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या कितनी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं वीक द या वीकर द
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा वीक होगी उतना ही उसको लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई मीन्स क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भागेंगे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो है ही नहीं और उनको लिक्विफाई करना, उनको क्लोज लाना एक दूसरे के क्या हो जाएगा, मुश्किल आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट टू लिक्विफाई एंड लोअर्स द क्रिटिकल टेम्परेचर और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर द भी क्या होगा, कम होगा, लोअर्स द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि जो NH3 है, NH3 है क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। और जो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर गैसेस है और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके कारण, वंडरवाल फोर्सेस होती है इनके बीच या वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, ठीक है। और अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके पास होता है तो इसका मतलब इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, या फिर जो क्रिटिकल फिनोमिना है वो क्या होगा, इन गैसेस के लिए कम होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी और उनके बीच अच्छी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है वो क्या होंगी, वीक गैसेस होंगी या फिर उनके बीच वंडरवाल फोर्सेस ऑफ उनके बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है क्रिटिकल फिनोमिना को। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।